Today we have start the topic structures of nephrons. या इसको हम यूरिनिफेरस ट्यूबल्स भी कहते हैं, आपकी वृक्क नलिकाएं। आज हम पढ़ेंगे वृक्क नलिकाओं की संरचना। Today we have study the structures of यूरिनिफेरस ट्यूबल्स और नेफ्रॉन्स या नेफ्रॉन्स, इसको हम नेफ्रॉन्स भी बोलते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूबल्स और नेफ्रॉन्स, दीज आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ये आपकी किडनी की जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों ही हैं, मतलब फंक्शनल यूनिट कहलाती क्रियात्मक इकाई। इसको हम क्या बोलते हैं? जो बोर्ड पे आपको संरचना दिखाई दे रही है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी वृक्क की आपके क्रियात्मक इकाई। और ये वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन से तंत्र को बिलोंग करती है? उत्सर्जन तंत्र को। जैसे कि आपका हमने ऊपर चैप्टर का नाम लिख रखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का आपकी मेन जो क्रियात्मक इकाई है और जो कि किडनी के अंदर मौजूद होती है, दीज आर नोन एज नेफ्रॉन्स। अदर वे में हम इसको नेफ्रॉन्स ना बोल करके ये वाला वर्ड्स भी बोल सकते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूबल्स, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं वृक्क नलिकाएं। आपके किडनी में असंख्य वृक्क नलिकाएं होती हैं जो यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं। तो अभी पहले हमें ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ना है कि वृक्क नलिकाओं की क्या संरचना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन का फॉर्मेशन इसके अंदर कैसे होता है। ये है, तो ये आज हमारे दो टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक तो हमारा है स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूबल्स, और सेकंड टॉपिक हमारा होगा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन। ये है, तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूबल्स क्या है। अब इसका देखिए, यूरिनिफेरस ट्यूबल्स का इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। तो इसमें हमारी किडनी के अंदर, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वृक्क की संरचना के बारे में पढ़ा था, तो वृक्क के अंदर इन किडनी आपके अबाउट 10 से 10 to 12 लाख, यानी 10 से 12 लाख थिन, बहुत पतली और लंबी, ये लॉन्ग एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर, आपके ट्यूब लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन ईच किडनी। हर किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होता है, और ये कैसा स्ट्रक्चर है? आपके थिन, लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूबल्स फाउंड इन ईच किडनी ऑफ ह्यूमन, यानी मानव शरीर के वृक्क के अंदर प्रत्येक किडनी के अंदर एक लंबी, पतली और कुंडलित संरचना पाई जाती है। उस कुंडलित संरचना को, लंबी पतली संरचना को हम क्या बोलते हैं? वृक्क नलिकाएं। और इनकी संख्या 10 से 12 लाख तक हो सकती है। तो ये जो संरचना है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो है ही, लेकिन ये स्ट्रक्चरल भी कहलाएगी, संरचनात्मक और क्रियात्मक। व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी? वन वर्ड क्वेश्चन आता है ऐसे कि किडनी का या वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। कैन यू से which structure is known as functional and structural unit of kidney? Your answer is nephrons. आपका आंसर क्या होगा? nephrons, या अदर वे में आप ये भी बोल सकते हैं यूरिनिफेरस ट्यूबल्स। दोनों आपके आंसर जो है इसको ही बिलोंग करते हैं, इसको नेफ्रॉन्स को। अब हम नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले देखिए, इसका नेफ्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर्स है, इसमें होता क्या है नेफ्रॉन्स में, पहले ये देख लो, फिर इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे नंबर डाल रखे हैं इसके पार्ट्स के, वो देखेंगे कि इस ट्यूबल्स के अंदर आपके नाइट्रोजीनियस वेस्टेज जो होते हैं वो आपके डिजॉल्व होते हैं, और उस सब्सटेंस को, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को हम कैसे उसमें मतलब ये यूरिन को फॉर्मेट करेंगे, तो उसका हम स्टडी करेंगे इसमें। अब हम आ रहे हैं वृक्क नलिकाओं की संरचना के अध्ययन पर। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक क्वेश्चंस बता दूं। ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, टुडे वी हैव स्टडी
दिस टॉपिक ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके बोर्ड में आ सकता है ये टॉपिक, क्योंकि इससे पहले बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको बता रही हूँ कौन सा क्वेश्चन था। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। इससे पहले ह्यूमन का उत्सर्जित तंत्र आ चुका है आपके, आप प्लीज वॉच करना इस बात को। और इसी के साथ में और एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ था, इसी में लिंक था यूरिन फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म अल्ट्राफिल्ट्रेशन। आपके अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पूछा गया था क्रिया। तो ये था, हिंदी में भी बता रही हूँ आपको, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मूत्र निर्माण की परानिस्पंदन क्रिया को समझाइए। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में सन 2090 के अंदर आपके आ चुका है और मेजर क्वेश्चन आया था, 29 नंबर का क्वेश्चन था और 4 मार्क्स का था। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, इसमें 1 नंबर का तो आता है डायग्राम और 3 नंबर का जो है आपका एक्सप्लेनेशन आता है, जो भी टॉपिक पूछा जाए उसका। अब आपका ये वाला जो टॉपिक है, इसका क्वेश्चन बन सकता है कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन्स या लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूबल्स एंड एक्सप्लेन इट पार्ट्स। इसके विभिन्न भागों को एक्सप्लेन कीजिए, या हो सकता है मैकेनिज्म आ जाए, यूरिन फॉर्मेशंस का, अल्ट्राफिल्ट्रेशन आ गया तो आपके रीअब्जॉर्प्शंस आ सकता है। रीअब्जॉर्प्शंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम इसको पढ़ने के बाद में जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का, उस पर हमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट डालेंगे रीअब्जॉर्प्शंस पर, क्योंकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन आ चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखिए नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर्स के ये फॉलोइंग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है मैलपीडी बॉडी, सेकंड है नेक। आपको मैं इसमें साथ के साथ बताती हूँ, ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट कहलाता है मैलपीडी बॉडी। मैलपीडी काय बोलते हैं इसको, ये कपनुमा संरचना और इसके अंदर आपको ये जो बंच दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर मैलपीडी बॉडी कहलाता है, जो किससे कनेक्टेड होता है, छोटा सा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है। इस सेकंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नेक, ग्रीवा। अब ग्रीवा के बाद में ये ग्रीवा किसमें ओपन होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो है इसकी समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाएगी, जिसको मैंने पीसीटी लिख रखा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। समीपस्थ कुंडलित नलिका, यह आपका नेफ्रॉन्स का थर्ड पार्ट है, वाइट पार्ट के लिए। अब ये पार्ट नीचे आपके जो जुड़े की पिन होती है यू शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले। ये हैंडले का लूप कहलाता है। हैंडले का लूप जब ऊपर राइज होता है, असेंडिंग लिप्स बनती है इसकी, तो ये जाकर के किसमें कन्वर्ट होता है, टीसीटी में। इस पार्ट को हम बोलते हैं टी डिस्टल, सी कॉन्वोल्यूटेड, टी ट्यूब। दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका फिर आगे जाकर के ओपन होती है संग्रह नलिका के अंदर, और संग्रह नलिका इसका लास्ट है। अब समस्त आपके जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, उन सबकी समस्त नलिका जाकर के कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलती है, और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये आपके पेल्विस रीजन के द्वारा और यूरेट्रा में जाती है, मूत्र वाहिनी में। तो इस तरह से इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। समस्त जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट होती है नेफ्रॉन्स की, सब मिलकर के किडनी के पेल्विस वाले रीजन में खुलती है। कल मैंने किडनी के स्ट्रक्चर में पेल्विस रीजन बताया था आपको, शोणी क्षेत्र होता है कीपनुमा, सारे नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट वहाँ खुल जाती है। ये आपकी जितनी भी कलेक्टिंग ट्यूबल्स होती हैं वहाँ जाकर के ओपन होती हैं, और फिर लास्ट में जाकर के एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुलती हैं, ओपन होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी। तो ऐसे ही इसके सारे पार्ट्स हैं। इसके सारे पार्ट्स में आपका सबसे पहला वाला पार्ट देखिए जो आ रहा है मैलपीडी बॉडी। अब मैलपीडी बॉडी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो मैलपीडी बॉडी है इसको 2 पार्ट्स के अंदर बांटा हुआ है। एक फर्स्ट पार्ट इसका होता है बोमेन कैप्सूल, जो कि
कप शेप स्ट्रक्चर है। ये जो कप बना हुआ है इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ये वाला पार्ट है कप, और इसकी वॉल जो होती है, दीवार जो होती है, डबल लेयर्ड होती है, स्क्वेमैश एपिथेलियम की बनी होती है, शल की उपकला की बनी होती है, और इसकी जो अंदर वाली लेयर है उसमें पॉडोसाइट्स, जिसको हम बोलते हैं पदाणु कोशिकाएं, वो होती है इसके अंदर। और ये आपके पदाणु, ये आप जो वॉल है इसी के अंदर ही, वॉल के अंदर ही ब्लड कैपिलरीज आकर के गिरती है। तो अब दूसरा जो पार्ट बनता है इसका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को हम बोलते हैं केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ किससे फॉर्मेट होता है? आपके रीनल आर्टरीज, ये ब्रांच ऑफ जो रीनल आर्टरीज है इससे एफरेंट आर्टरीज वोमेन संपुट के अंदर आती है। आपके यूरिया युक्त ब्लड आता है इसमें, और ये तो कम आउट होता है, एंटर होता है किसके अंदर? वोमेन कैप्सूल में, और आउट होता है जिस स्ट्रक्चर से, उसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। तो इन दोनों का यहाँ पे जो बंच बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और बोथ द स्ट्रक्चर विच वोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस मेड फ्रॉम मैलपिगी बॉडी। तो ऐसे आपके मैलपिगी बॉडी बनती है, और ये मेन स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है। इस मैलपिगी बॉडी के अंदर ही अब ये ध्यान रखना कि इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, और उस थिन मेम्ब्रेन के अंदर मैनी माइक्रो स्पोर्स होते हैं। माइक्रोस्पोर्स यानी सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा, FENSTRA, फेनेस्ट्रा बोला जाता है। और ये रंध्र जो होते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा परमेबल होते हैं, पारगम्य होते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया वोमेन का। अब हम आते हैं आपके, ये ग्लोमेरुलस का भी मैंने आपको बता दिया साथ में। ये ग्लोमेरुलस की काफ़ी सारी ब्रांचेस आकर के वोमेन सबकुट के अंदर फैल डाउन होती हैं और गुच्छा बनाती है पूरा। और इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं, एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल तो एंटर होती है, और इफरेंट आर्टियोल जो है कम आउट होती है। ये ध्यान रखना दोनों का। और इनके डायमीटर में भी डिफरेंस है, इसका ब्रॉड है और इसका नैरो है। इसका भी रीजन आ जाएगा आपका ऐसा क्यों है मैकेनिज्म के अंदर। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, नेक पर। नेक देखिए, नैरो स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नेक, ये नेक कहलाती है। इट्स वॉल इज सिलेटेड एपिथेलियम, और इसकी वॉल जो है सिलेटेड एपिथेलियम की बनी होती है, रोमावी उपकला उसकी बनी होती है। अब इसके बाद में आपका थर्ड पार्ट आता है PCT का। ये ग्रीवा के पास की जो एक कुंडलित नलिका है इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्ट PCT, समीपस्थ कुंडलित नलिका। P को तो हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और C को हम बोलते हैं कुंडलित, और T से आपका क्या निकलता है? ट्यूबल्स, नलिका। ये इसका थर्ड पार्ट है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका देखिए, ये एक मोटी और ये ऐसे क्वाइट संरचना है, लॉन्ग संरचना है, मोटी है, और स्ट्रेटिफाइड्स किससे होती है? ट्यूबिडॉयल एपिथेलियम से। ट्यूबिडॉयल एपिथेलियम को बोलते हैं घनाकार उपकला से आश्रित रहती है ये। और इसके आंतरिक किनारों पर, अब प्लीज इस बात को वॉच करना कि इसके जो आंतरिक इंटरनल जो लेयर होती है उसके अंदर आपके एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। यू नो माइक्रोविलाई क्या होता है? सूक्ष्माणु। आपके DCT और कलेक्टिंग डक्ट में नहीं होगा ये स्ट्रक्चर। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है किसमें मौजूद होता है? माइक्रोविलाई, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। और ये माइक्रोविलाई मालूम है क्या करता है? आपके अवशोषण की सतह स्तर बढ़ाता है। सबसे ज़्यादा मोस्टली जो है उपयोगी जो भाग होते हैं इसके अंदर, जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनका अवशोषण जो है रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। वाई? बिकॉज दिस इज प्रेजेंट माइक्रोविलाई, क्योंकि इसकी जो इनर वॉल होती है उसमें कौन क्या प्रेजेंट होता है? मैनी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, और ये माइक्रोविलाई जो है आपके एक तरह से ब्रुश बॉर्डर बनाती है,
और ये ब्रश बॉर्डर्स क्या माइक्रोफ्लाई की प्रेजेंस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज होती है, सतह अवशोषण की सतह का स्तर बढ़ता है। तो इस तरह से आपके, और इसका स्तर बढ़ने के लिए इसको सक्रिय एब्जॉर्प्शंस के लिए आपके एनर्जी की भी आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी इसको कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, यानी आपका 2/3 पार्ट जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का इसी वाले भाग में हो जाता है, इसी भाग में फिल्ट्रेशन हो जाता है। अब आता है हैंडले लूप, ये यू पिन के शेप का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हैंडले लूप। और जब ये आपके पीसीडी नीचे की तरफ राइज करती है भुजा, तो इसको हम बोलते हैं अवरोही भुजा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडले लूप। अब लूप ऑफ हैंडले का देखिए, ये जो लूप ऑफ हैंडले है आपका, इसका लोअर पोर्शन कहलाएगा और यू शेप का होगा, इंग्लिश के लेटर यू शेप का होगा। और ये वाला जो पोर्शन होता है किडनी के अंदर आपके मेडुला वाले रीजन में एम्बेडेड होता है। और इसके हैंडले लूप के भी आपके दो पार्ट हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब को तो हम बोलते हैं अवरोही भुजा, और असेंडिंग लिम्ब को हम बोलते हैं आरोही भुजा। तो इस तरह से आपके दोनों भुजाएं होती हैं, और ये भुजाएं जो है आपके किससे लाइंड होती हैं, क्यूबिडॉइड एपिथेलियम की बनी होती है, घनाकार उपकला की बनी होती है। अब असेंडिंग लिम्ब ऊपर जाकर के जिस स्ट्रक्चर्स में उत्पन्न होती है वो आपका कहलाता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोक्लेटेड ट्यूब, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कुंडलित नलिका, ये कहलाएगा डिस्टल कुंडलित नलिका का। देखिए, ये आपके असेंडिंग लिम्ब जो है किसमें ओपन होती है, डिस्टल कुंडलित नलिका में। और ये रीजन जो है किडनी में कहाँ पर सिचुएटेड होता है, कॉर्टेक्स में। किडनी का जो बाहरी भाग होता है, किडनी के दो भाग पढ़े थे हमने कल, एक तो मध्यांश पढ़ा था मेडुला, और एक पढ़ा था कॉर्टेक्स वाला भाग। तो ये ऊपर वाले भाग में, कॉर्टेक्स वाले भाग में ओपन होता है और क्यूबिडॉइड एपिथेलियम का ही बना होता है। अब आपके लास्ट इसका स्ट्रक्चर आता है सीटी। सीटी को हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब, संग्रह नलिका। संग्रह नलिका जो है डीसीटी ओपन होती है संग्रह नलिका के अंदर। तो ऐसे जितने भी नेफ्रॉन्स हैं वो सब कहाँ पर आकर के ओपन होते हैं, संग्रह नलिका में। और आपके संग्रह नलिका जो है, सारी संग्रह नलिका मिलकर के जितनी भी कलेक्टिंग ट्यूबल्स होती हैं, ये सब मिलकर के एक रचना बनाती है जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलेनाई। और ये डक्ट ऑफ बेलेनाइज जो है किडनी की पेल्विस के अंदर ओपन होती है। और फिर ये पेल्विस जो है वाइट फनल शेप पार्ट है, और जो किसमें ओपन होता है, यूरेटर के अंदर मूत्र वाहिनी में। और मूत्र वाहिनी का आपको फिर उसके बाद मालूम ही है यूरिनरी ब्लैडर आएगा। तो इस तरह से कंप्लीट ये जो स्ट्रक्चर जो हमने अभी पढ़ा है पूरा, ये हो गया स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म, यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। अब इसमें देखिए, इसको मैं आपको मैकेनिज्म में 3 मैकेनिज्म है इसके, मैं यही बता दूँ आपको, मतलब 3 फॉर्म्स के अंदर होंगे। नेक्स्ट स्टेप ना, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या उत्सर्जन, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। हम ये भी लिख सकते हैं, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि जो है आपके 3 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले इसका पार्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि बोर्ड में आ चुका है ये वाला टॉपिक। दूसरा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, लार्ज भी थोड़ा सारे पार्ट्स में पढ़ेंगे इसको। और थर्ड है आपका
सिक्रेशन। ये अपने आप में छोटा सा टॉपिक है स्त्रवण, इसको हम बोलते हैं स्त्रवण। और ये जो आपका सेकंड नंबर वाला है इसका नाम है वर्णात्मक पुनरावशोषण। ये आपका हिंदी में कहलाएगा वर्णात्मक मतलब सेलेक्टिव, और पुनरावशोषण बोलेंगे रीअब्जॉर्प्शन, पुनरावशोषण। और ये आपका परागस्पंदन फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये करेगा। क्लियर? अब हम इसमें सबसे पहले इसको देख रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। परागस्पंदन किसे कहते हैं? देखिए यूरिया जो है फॉर्म होती है लिवर सेल के अंदर यकृत कोशिकाओं में, और फिर ये किसके अंदर आती है? किडनी के अंदर कैरी आउट होती है। द ब्लड विथ यूरिया, और ये यूरिया किसके जरिए आती है? ब्लड के जरिए। ब्लड लेकर के आता है यूरिया को किसमें? फ्रॉम लिवर से और आपके पोस्ट कैविल बाय हेपेटिक वेन्स। यूरिया इज सेपरेट फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम पोस्ट कैविल, दिस इज कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड following step. Which following step? First is known as ultrafiltration, second is known as selective reabsorption, and third is known as secretion. First देखिए इसमें बोमेन कैप्सूल में, दिस इज बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आपके, इसमें मैंने आपको बताया था माइक्रोसीविया होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छलनी के समान रंध्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है? आपके एफरेंट आर्टियोल्स अभिवाही धमनी यूरिया युक्त रुधिर को लेकर के आती है, एंटर होती है। ये जो आपका ब्लड आ रहा है इसमें ये कैसा है? यूरिया युक्त रुधिर है, और ये तेजी से लेकर के आती है क्योंकि इसका व्यास जो होता है अभिवाही धमनी का तेज होता है, मतलब चौड़ा होता है। और अपवाही धमनी जो है आपके इससे रुधिर को बाहर लेकर के जाती है। तो इस तरह से आपका ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन में सबसे पहला मैकेनिज्म जो है इस तरह से होता है इसका। और इसमें जो अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उनकी वॉल जो है आपके इससे बोमेन, ये जो बोमेन संपुट के अंदर इसमें भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जल्दी के समान रंध्र होते हैं। तो इसके अंदर आपके असंख्य छिद्र होते हैं। ये जो छिद्र है या जो स्पोर है या जो पोर है ये 0.1 मिली माइक्रोन डायमीटर के होते हैं, और परमेबिलिटी होती है इनकी, ये एक तरह से पोरस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इनको। और ये ब्लड की कैपिलरीज के जो कंपैरिजन में इनका जो इंक्रीज है साइज जो है वो 100 से 1000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। और सब्सटेंस डिजॉल्व इन प्लाज्मा, अब आपके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है कैन गेट थ्रू दिस पोर, इस पोर से निकल जाता है। और efferent arterioles entering the glomerulus in more diameter than efferent arterioles। यानी मेरा कहने का मतलब है efferent arteries जो है इसका डायमीटर जो है efferent arterioles की कंपैरिजन में मोर अधिक होता है, और इसीलिए ये फास्ट आपकी तेजी से यूरिया युक्त ब्लड को बोमेन कैप्सूल के अंदर लेकर के आती है। फिर इसका इसमें हेल्दी पर्सन जो होता है उसका भी देख लीजिए। इसमें एक प्रेशर बनता है ब्लड कमिंग के अंदर जिसको हम बोलते हैं GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये बनता है। और ये अबाउट होता है 70 mmHg का। और ब्लड, इसमें ब्लड कार्पल्स, अब देखो इसके अंदर जो नहीं फिल्ट्रेट हो पाते, इसमें कुछ पार्ट जो है फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है बोमेन कैप्सूल में, वो क्या है आपके ब्लड कार्पल्स, ब्लड प्रोटीन और ब्लड सॉल्युबल कोलेट्स, ये इसके अंदर फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं आपके। फिर इसमें जो अपोजिट ब्लड कोलिडियल, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये प्रोड्यूस होता है कोलाइटिक सब्सटेंस इन दी ब्लड के अंदर, फिल्ट्रेट होता है किसके अंदर? बोमेन कैप्सूल के अंदर। और ऑल्सो प्रोड्यूस 20 mmHg प्रेशर से, और विच इज कॉल्ड CHP को हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक
प्रेशर ये होता है इसमें। तो इस तरह से थस द नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है आपके ये जो है ऑन द ग्लोमेरुलर फ्लूइड के अंदर अबाउट 20 mm Hg ब्रैकेट के अंदर 70 GHP लिखेंगे हम, माइनस इसको 30 V ब्लड आपका COP और माइनस करेंगे 20 CHP से। आपका BCOP का मैं आपको बता दूं पूरा मीनिंग, ब्लड कोलाइडल आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और GHP का तो आपको मालूम ही है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और CHP होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस तरह से होता है इनका। तो इस तरह से आपका जो फिल्ट्रेट प्लाज्मा जो होता है फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी फिल्ट्रेट हो जाता है इससे। और ये जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का आपके किसकी वॉल से होता है, बोमेन संकुल की वॉल से, और ये कैपिलरीज के माध्यम से होता है। तो ये कैपिलरीज और ग्लोमेरुलर ये दोनों मिलकर के आपके एक्सक्रीटेड अदर यूटिलाइज सब्सटेंस जो होते हैं वो भी आपके फिल्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है इसके बारे में देखिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सेलेक्टिव री और ये पुनरावशोषण। इसमें जो ग्लोमेरुलर निस्पंदन होता है जो छनकर के आता है उसके अंदर यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिन ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यूरिन के अंदर। ये भी ध्यान रखना, यूरिया तो काफ़ी हानिकारक पदार्थ होता है, ब्लड में इसका ज़्यादा देर ठहरना सही नहीं होता, और आगे इसका डिसऑर्डर भी आएगा। आपके यूरेमिया एक डिजीज़ होती है जिसके ब्लड के अंदर यूरिया होता है, वो पेशेंट जो है जिंदा नहीं रह पाते, मतलब एक तरह से डेथ ही हो जाती है यूरेमिया के अंदर। फिर मैं डिसऑर्डर में बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसको। तो इसमें आपके वर्णात्मक पुनरावशोषण, वर्णात्मक पुनरावशोषण में क्या होता है कि आपकी जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है तो उसमें जो आपका ग्लोमेरुलर निस्पंदन जो होता है उसके अंदर यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिन ये जो होते हैं उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, और ये किसके साथ में आपके ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और कुछ वसीय अम्ल, विटामिन, जल और अन्य उपयोगी लवण भी जो होते हैं। तो इस निस्पंदन में रुधिर के जल का लगभग 90% भाग तो छन करके आ जाता है, लेकिन 0.8 पार्ट जो है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाता है, मूत्र में परिवर्तित होकर के बाहर निकल जाता है। किसके जरिए, कलेक्टिंग डक्ट के जरिए बाहर निकल जाता है। अब देखिए इसमें पाए जाने वाले कुछ लाभदायक पदार्थ भी होते हैं, तो उन लाभदायक पदार्थों का हमें क्या करना है, वर्णात्मक पुनरावशोषण करना है, चयनात्मक करना है कि कौन से पदार्थ जो है उनको हम सेलेक्ट करें। तो इसके अंदर ग्लूकोज सेलेक्टिव पदार्थ है, लाभदायक, विटामिन भी आप जानते हैं लाभदायक पदार्थ होता है, एमिनो अम्ल ये वृक्क नलिकाओं द्वारा, जो कि डायग्राम बना हुआ है वृक्क नलिकाओं का, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया था, वृक्क नलिकाओं से लाभदायक पदार्थों का पुनः रुधिर में पहुंचना, पुनः आपका वर्णात्मक पुनः अवशोषण कहलाता है। आ गया, वर्णात्मक पुनः अवशोषण क्या होता है, तो वर्णात्मक पुनः अवशोषण जो है, जो आपके लाभदायक पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ के अंदर कुछ लाभदायक पदार्थ हैं जिसके मैंने अभी आपको नाम बताए, ग्लूकोज, विटामिन, एमिनो अम्ल, ये क्या होती है, वृक्क नलिकाओं का जो पार्ट होता है वो क्या करता है, इसका पुनरावशोषण कर लेता है, यानी इसको पुनः अवशोषित करके और किसके अंदर मतलब भेज देता है, ब्लड के अंदर। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वर्णात्मक पुनरावशोषण। अब ये वर्णात्मक पुनरावशोषण का जो प्रोसेस है आपके किस तरह से रनअप होता है, इसके लिए वृक्क नलिकाओं के सबसे पहले रीएब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है पीसीटी, मेन पार्टिसिपेट्स करता है ये, क्योंकि इसमें भी मैंने बता दिया ये क्यों करता है, क्योंकि इट हैज प्रेजेंट मैनी माइक्रोविलाई, इसमें बहुत सारी माइक्रोविलाई है, तो ये सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करता है। जितने भी लाभदायक पदार्थ होते हैं उनका पुनरावशोषण करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, पीसीटी का। और ये कौन कौन से पदार्थों को ब्लड, ये इसमें से ग्लूकोज, विटामिन, एमिनो एसिड और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को भी ये पुनरावशोषित करता है। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी बता दूं मैं आपको, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस,
सोडियम, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन करता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है ये। और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी के लिए क्या यूज़ करता है ये एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज़ करता है। और वाटर जो है रीच बाय ऑस्मोसिस इन द ब्लड, और वाटर जो है आपके ब्लड के अंदर परासरण की क्रिया को बढ़ाता है। तो इस तरह से आपका 60 से लेकर 80% तक, यानी 60 to 80% रीएब्जॉर्प्शन जो है आपके किसके द्वारा हो जाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका का। अब हैंडले लूप का देखिए, हैंडले लूप में आते हैं हम नीचे। तो हैंडले लूप के भी आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं। हैंडले लूप का डिफरेंट पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट तो आता है डिसेंडिंग लिम्ब, फिर इसका राइज वाला पार्ट आता है असेंडिंग लिम्ब। इसमें 35% आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उनका होता है। और ये रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं उनका होता है। इसमें कौन से होते हैं, दीज आर आइसोटेनिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, आपके पोटेशियम क्लोराइड, ये होते हैं। तो इनकी जो आपकी डिसेंडिंग लिम्स की जो वॉल होती हैं ये भी परमेबल होती है, आर्म जो होती है इसकी परमेबल होती है। और किसके लिए परमेबल होती है, यूरिया, सोडियम एंड अदर आयंस। देन वाटर फ्रॉम विच इज मोर परमेबल, वाटर जो है मोर परमेबल होता है। हियर द फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक। तो इस तरह से यहाँ पे कहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक। अब असेंडिंग आर्म्स के अंदर या असेंडिंग लिम्ब लिख रखा है मैंने यहाँ पे, एक ही बात है। इसमें कैसे होता है, जब फिल्ट्रेट डिसेंडिंग आर्म्स के बाद में कहाँ पर रीच आउट होता है, असेंडिंग आर्म्स के अंदर, तो इसकी वॉल जो होता है, इसकी वॉल भी परमेबल होती है। ये किसके लिए परमेबल होती है, सोडियम और क्लोराइड आयंस के लिए, इम्परमेबल फॉर वाटर। और आयनिक सॉल्ट्स के लिए भी होती है, सोडियम और क्लोराइड के लिए। तो इस तरह से इसका कॉमनली फिल्ट्रेशन हो जाता है और आपका फिल्ट्रेट जो है ये किस में चेंज हो जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, जिसको बोलते हैं समपरासरण। अब इसकी वॉल, असेंडिंग वाले लूप्स की जो वॉल होती है ये आपके इम्परमेबल होती है। अब ये किसके लिए इम्परमेबल होती है, ये मैं आपको बता दूं, वाटर, यूरिया एंड अदर सॉल्यूट्स के लिए होती है। अदर सॉल्यूट्स में इसमें आ रहा है फ्रॉम सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस। तो इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट पास आउट इन टिश्यू फ्लूइड एंड renal medulla from the filtrate and simple diffusion pass into the blood, therefore the filtrate becomes hypotonic solution। आपका यहाँ पे ascending limbs के अंदर आप ये क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक, जिसको हम बोलते हैं अल्प परासरण। अब आपका थर्ड पार्ट आता है डीसीटी। डीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड जो रिमेन कंटिन्यूस जो होते हैं इस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है आइसोटोनिक होता है, कंपैरिजन विद द ब्लड, ब्लड के कंपैरिजन